चलो अब ये साइंस आ चुका है, ठीक है। तो अब साइंस रहेगा। साइंस बच्चे एमआर और एसएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ठीक है। एमआर और एसएसआर दोनों के लिए ही ये साइंस की क्लास रहेगी, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो पहले क्वेश्चन का आंसर दो। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। 10 डिग्री सेल्सियस पर हवा की ध्वनि गति लगभग बराबर हो जाती है। कितने बराबर हो जाती है? 332 मीटर पर सेकंड, 345 मीटर पर सेकंड, 355 मीटर पर सेकंड या फिर 365 मीटर पर सेकंड? जल्दी से बताओ अब। अजीज़ मैं एक काम करूँगी, इंग्लिश की क्लास में बाद में लगा लूँगी, ठीक है। मतलब बाद में, मतलब जैसे ही साइंस खत्म होएगी इंग्लिश की क्लास आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी हवा की गति हो जाती है, कितनी गति हो जाती है? 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रेस्ट मास ऑफ द प्रोटोन इज इक्वल टू। प्रोटॉन का शेष द्रव्यमान बराबर होता है, कितने बराबर होता है? तो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। हमारे प्रोटॉन का जो रेस्ट मास होता है वो, ओके मैडम नो प्रॉब्लम। अजीज़ मैम इंग्लिश की क्लास कर दीजिए वरना। अरे इंग्लिश का अजीज़ मैं बोल रही हूँ ना, बाद में कर दूंगी मैम, ठीक है। मैं इंग्लिश का कर दूंगी। इंग्लिश का मतलब इसी के क्लास के बाद में, ठीक है। जैसे ही ये क्वेश्चन खत्म होएगी मैं वापस इंग्लिश पे आ जाऊंगी, ठीक है। तो वो चिंता मत करो। तो देखो प्रोटॉन का मास देख लो एक बार। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। और बच्चे हमारा इलेक्ट्रॉन का मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। ये हमारे प्रोटॉन का भी यही मास होता है, न्यूट्रॉन का भी यही मास होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का भी सेम ही मास होता है। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज इक्वल टू। वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर ध्वनि की गति कितने बराबर होती है? 332 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, 5000 मीटर पर सेकंड या 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड? कितने होती है? जल्दी से बताओ। ओके चलो तो बच्चे निर्वात की ध्वनि गति कितनी होती है? निर्वात के अंदर कोई ध्वनि की गति होती ही नहीं है, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड होती है। तो एक बार ध्वनि जो है, ध्वनि की गति किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है वो देख लो हमारे ऊपर, ठीक है। तो बात की जाए ध्वनि की, तो ध्वनि की गति जो है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? पहला है इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। मीडियम की इलास्टिसिटी कि कितने आसानी से वो मीडियम से वो आ जा पा रही है, ठीक है। दूसरा है बच्चे तापमान, तापमान पे डिपेंड करती है कि कितना तापमान है। जैसे ज़्यादा तापमान के अंदर स्पीड ज़्यादा होगी, कम तापमान के अंदर कम स्पीड होगी, ठीक है। तीसरा है बच्चे हमारा, तीसरा है प्रेशर, दबाव, प्रेशर यानी कि दबाव, दबाव कि कितना दबाव आ रहा है, कितना मीडियम का दबाव है, वो हमारा क्या बताता है? ध्वनि की गति बताता है, ठीक है जी। ओके कोई बात नहीं बच्चे, ग्रेस मार्क्स से जी। और लास्ट में आता है मीडियम का घनत्व, ठीक है। घनत्व, घनत्व, घनत्व यानी कि कौन से मीडियम का कौन सा घनत्व है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी ध्वनि की गति, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। अब देखो ये क्या है? ये बच्चे 3 गुना 10⁻7 है, ठीक है। अगला है 3 गुना 10⁸ है, ये है 4 गुना 10⁸ है, ठीक है। और ये 3 गुना 10⁻10 है, ठीक है। इनका बताओ, इनमें से जी बच्चे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की गति क्या होती है? सौरभ, हाँ कर सकते हो, ठीक है। भवानी टेंशन किस बात की हो रही है भाई?
चलिए इसका बताइए हमें। तो बच्चे विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है? जब मैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रिक वेव्स क्या होती है, मिलती है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे हमें ऑसिलेशंस दिखाई देती है, किस किस के बीच में, एक वाइब्रेशंस दिखाई देती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव के बीच में जो वाइब्रेशंस होती हैं, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स मिलती हुई दिखाई देगी, वहाँ पे क्या होएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगी। और इनकी वेव्स की, यूजुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की गति की बात की जाए तो हम लाइट की बात करते हैं कि लाइट जो होगी, लाइट की गति की बात करते हैं। और लाइट की गति कितनी है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा सुचालक है? प्लास्टिक, रबड़, ग्लास या आयरन? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ये तो बहुत ही आसान सा है। प्लास्टिक ऑब्वियसली नहीं करेगा, रबड़ तो नहीं करने वाला, ग्लास भी नहीं करता, आयरन करता है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा सुचालक की बात की जाए तो सिल्वर है, ठीक है, हमारा कॉपर आ जाता है और फिर आ जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो ये 3 हैं जो कि हमारे विद्युत के सबसे बेस्ट सुचालकों में से माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज 4 टाइम्स, यानी कि यदि हमारा एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, यदि सरल लोकक की लंबाई कितनी कर दी जाए, 4 गुना बढ़ा दी जाती है, तो सरल लोकक की समयवादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो बच्चे, एक जो सिंपल पेंडुलम होता है, यानी कि सरल लोकक होता है, ठीक है, इस सरल लोकक की टाइम पीरियड, समयवादी और लंबाई पे क्या फ़र्क आता है? देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये टाइम, ये है T क्या बता रहा है? टाइम, यानी कि समयवादी यानी कि टाइम पीरियड बता रहा है। और L क्या है? L है लंबाई यानी कि लेंथ। तो हम ये देख पा रहे हैं कि टाइम पीरियड और लंबाई में क्या रिलेशन है कि अगर बाकी सारी चीज़ें सेम रह जाए, ठीक है, मैं बाकी सारी चीज़ों को K रखती हूँ, तो T = K रूट L, ठीक है। तो टाइम पीरियड का क्या फ़र्क पड़ेगा? रूट L से। अब L कितना बढ़ दिया है? लंबाई बढ़ा दी है 4 गुना, ठीक है, तो लंबाई कर दो 4 गुना, K √4L, ठीक है। तो √4 कितना होता है? √4 होता है 2, करेक्ट। तो ये अपना आएगा बाहर K × 2 और इंटू √4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? K √L और इंटू में 2। तो इस चीज़ को और इस चीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि T की वैल्यू थी K √L, है ना, और दूसरे T डैश की क्या वैल्यू है? T डैश की वैल्यू है 2 गुना K √T। अब इसकी वैल्यू हम क्या पूछ सकते हैं? 2 गुना T। तो T डैश की वैल्यू आई है 2 गुना T, यानी कि अपना टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? डी चलो बी आएगा, बी आएगा, ठीक है, डी नहीं आएगा। डिक्रीज नहीं होएगा, इंक्रीज होएगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है, उल्टा रिलेशन होता तो डिक्रीज होता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, लेंस की शक्ति की SI इकाई होती है मीटर, डायोप्टर, पास्कल या हेनरी? जी जल्दी से बताइए, लेंस की SI इकाई क्या होती है? तो लेंस की बच्चे SI इकाई होती है डायोप्टर होती है। और लेंस को हम किस हिसाब से देख पाते हैं? लेंस का एक फॉर्मूला होता है पावर का, जैसे पावर, लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। अगर मुझे फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है, लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है तो मैं पावर निकाल सकती हूँ, पावर दे रखी है तो मैं फोकल लेंथ निकाल सकती हूँ, ठीक है। जी बच्चे, किसी को कोई दिक्कत है? युवराज सॉरी क्यों बोल रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी? दूध से मलाई अलग हो जाती है, इसका कारण है क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, दैट इज ड्यू टू अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर
जी बच्चे, इनमें से कोई नहीं। कौन सा बल है, किस बल के कारण दूध से जो है क्रीम है वो हट जाती है? ए वेरी गुड। अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या करता है? अपकेंद्रीय बल ये बच्चे डिपेंड करता है घनत्व पे, ठीक है, घनत्व पे। यानी कि मेरे अगर दो पदार्थ है जिसका एक का घनत्व कम है और दूसरे का घनत्व ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है, जब कोई भी चीज़ घूम रही होती है, जैसे हम विलोना करते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है कि जो चीज़ भारी है यानी कि जिसका घनत्व ज़्यादा है वो नीचे चला जाता है और जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर आ जाता है। करेक्ट, ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से हम मक्खन निकाल पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? पानी, लकड़ी, चांदी या चमड़ा? ऊष्मा का अच्छा सुचालक कौन सा है? जल्दी से बताइए, ऊष्मा का अच्छा सुचालक कौन सा है? तो बच्चे ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है हमारा, इसमें से अगर बात की जाए तो इसमें से है बच्चे, सही आंसर है सिल्वर। बाकी हमारे आयरन भी होता है, ठीक है, आयरन भी होता है। और सबसे बेस्ट की बात की जाए, ठीक है, सबसे बेस्ट जो है, सबसे अच्छा जो सुचालक है वो है हमारा तांबा और चांदी, ठीक है, सॉरी, तांबा और एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो हमारा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। बाकी जो सिल्वर है वो क्या है? सिल्वर भी एक बहुत अच्छा सुचालक है। ठीक है, इनमें से हम जो ऑप्शन दे सकते हैं वो है सिल्वर, चांदी। अगला, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ? किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तरंग दैर्घ्य अधिकतम किसकी होती है? तो बच्चे ये एक चार्ट होता है, चार्ट स्पेक्ट्रम आप लोगों को पता होना चाहिए कैसा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का चार्ट होता है, ठीक है, तो वो स्पेक्ट्रम का चार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कैसा आता है? सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंग, ठीक है, रेडियो वेव। दूसरा आता है बच्चे माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव। फिर आता है इंफ्रारेड वेव, ठीक है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। देन उसके बाद में आता है विजिबल रेज, ठीक है, उसके बाद में आता है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। फिर बाद में आता है एक्स रेज और इसके बाद में आता है गामा रेज। ये एक बार लिख लेना चार्ट, ठीक है, गामा रेज। तो मैंने ये चार्ट क्यों करवाया है? क्योंकि बच्चे इसके अंदर हम देखते हैं कि रेडियो वेव से लेकर नीचे जाते जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? कम होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो वेव की होगी, फिर माइक्रोवेव की, फिर बाद में मतलब धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होएगी? रेडियो वेव की, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होएगी? रेडियो वेव की वेवलेंथ, ठीक है, रेडियो वेव की मैक्सिमम, देन माइक्रोवेव की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है? रेडियो वेव वर्ड आ ही गया है, तो सबसे ज़्यादा रेडियो वेव की। देन उसके बाद में माइक्रोवेव की, देन इंफ्रारेड की, देन विजिबल की, यूवी, एक्सरे और गामा। इस तरीके से होता है, ठीक है। राहुल, जी ए मतलब? राहुल क्वेश्चन ढंग से पूछो, जी ए की क्लास क्या मतलब से है? चलो अगला, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या है? ग्रेविटी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर वर्ग, या फिर 2.4 मीटर पर सेकेंड, या फिर 0? जी बताइए, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो बच्चे हमारे धरती के, ठीक है, हमारे धरती की खास बात होती है कि हमारे धरती के सतह के ऊपर सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है धरती के सतह पे। अब अगर धरती के सतह के अंदर जा रहे हो, यानी कि सेंटर की तरफ जा रहे हो, तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी और सेंटर में हो जाएगी वैल्यू 0।
और इनफैक्ट अगर तुम धरती के ऊपर भी जाते जा रहे हो, जैसे हम अंतरिक्ष में जाते जा रहे हैं, तब भी ग्रेविटी की वैल्यू घटती है। तो मैक्सिमम कहाँ होती है? सरफेस पे होती है। तो सही आंसर क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, 0 है। अगला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज रिलेटेड टू। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किससे संबंधित है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन से क्या मतलब है? देखो, जब तुमने ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो अध्ययन किया गया था, ये किया गया था आइंस्टाइन के द्वारा। ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि जैसे हमारे एटम होते हैं, ठीक है, ये देखो एटम हो गया, नाभिक हो गया, एटम का नाभिक, और उसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। करेक्ट, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये बताया बोहर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्या होंगे? ये हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। बाहर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो बोहर ने बोला कि ना, ये जो रदरफोर्ड ने बोला था कि रदरफोर्ड ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एनर्जी के अंदर घूम रहे हैं, किसी कोई ना कोई पर्टिकुलर एनर्जी है उसके अंदर घूम रहे हैं। करेक्ट। तो बोहर ने ये जो एनर्जी वाले एरिया को बताया, जैसे ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ये पर्टिकुलर किसी एनर्जी सेल में घूम रहे हैं, जिसको सेल का नाम दिया गया। ठीक है, ये किसी सेल यानी कि ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं। तो फिर बाद में बच्चे एक हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर खोज की गई, यानी कि आइंस्टाइन ने एक हाइड्रोजन के एटम को देखा और उसके अंदर क्या पाया कि जैसे मान लो इनकी एनर्जी का लेवल जो भी होएगा, ठीक है, इनकी एनर्जी का लेवल जो छोटे वाला सेल है उससे ज़्यादा है। ठीक है, और आप जितना भी ऊपर जाते जाओगे ये सेल क्या है? सेल की एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, मान लो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी आ गई यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जब वो बहुत बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर आया है, उसकी एनर्जी है मैक्सिमम। जैसे ही वो नीचे आएगा, नीचे वाले सेल के अंदर आएगा, तो वो क्या छोड़ेगा? वो छोड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये क्या छोड़ेगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम छोड़ेगा। ये किसकी खोज थी? ये खोज थी आइंस्टाइन की। ठीक है, कि जैसे ही हमारा जो सेल है एक एनर्जी लेवल है, जब वो छोटे वाले एनर्जी लेवल पे आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो छोटे वाले एनर्जी लेवल पे आएंगे, तो वो क्या छोड़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ेंगे। ये किसने खोजा? ये खोजा आइंस्टाइन ने। ठीक है, किसने खोजा? आइंस्टाइन ने। बोर्ड को ब्लॉक कर दो। बोर्ड कौन है? कौन से बोर्ड की बात कर रहे हो? रोहित, किसकी बात कर रहे हो? बोर्ड को ब्लॉक कर दूं? कौन सा है? समझ में नहीं आया। वेरी गुड युवराज, बिल्कुल सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जी, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। ध्वनि की गति अधिकतम होती है किस में होती है? निर्वात के अंदर, पानी में, कांच में, या काला नमक के अंदर? ध्वनि की गति मैक्सिमम कहाँ होती है बच्चे? जल्दी से बताओ सारे के सारे। ब्लैक कर लीजिए। अच्छा, बोर्ड को ब्लैक कर लीजिए। क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बाकी सबको तो दिखाई दे रहा है यार। चलो, तो सही आंसर क्या है? ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? काला नमक यानी कि सॉलिड के अंदर होती है। ठीक है, मैक्सिमम ध्वनि की गति मैंने जैसे कहा इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, तो बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? सॉलिड के अंदर यानी कि ठोस के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर, और फिर द्रव्य के अंदर। ठीक है, फिर बाद में फिर बाद में गैस के अंदर। ठीक है, गैस के अंदर। और बच्चे वैक्यूम के अंदर तो होती है 0। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगला, विच पार्टिकल इज यूज्ड इन डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मन नाम का एक प्रयोग किया गया था, जिसके द्वारा ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? वो एक वेव की फॉर्म में भी पाया जा सकता है। ठीक है,
डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ना केवल एक पार्टिकल है बल्कि एक वेव भी मिल सकती है। वो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, जिसकी मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻37, ठीक है, जिसका मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है जी। क्या है, आँख में लगता है कसीम निर्बत। ओके चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यूज्ड इन इंडिया। अल्टरनेटिंग करंट, भारत में उपयोग किए जाने वाले एसी वो वाला नहीं है, ठीक है, ठंडक पहुंचाने वाला नहीं है। एसी जो करंट आता है, अल्टरनेटिंग जो करंट आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति पूछी है, कितनी होती है, 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या फिर 0 हर्ट्ज। जल्दी से बताइए। आँख में तुम्हें कैसे लगता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आँख में तो मुझे लगना चाहिए, यहाँ पे बोर्ड के पास में तो मैं हूँ, तुम्हें कैसे लग सकता है, कुछ भी। चलो तो सही आंसर क्या है, एसी की आवृत्ति होती है बच्चे 50 होती है, और बच्चे डीसी की आवृत्ति होती है 0 होती है, ठीक है। इंडिया में डीसी की आवृत्ति होती है 0। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन, ऊष्मा के प्रवाह की दर निर्भर होती है तापमान पर या फिर एरिया पर या फिर हाइट पर या फिर टाइम पर। ऊष्मा के प्रवाह की दर निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है, तो ऊष्मा का जो प्रवाह है की जो दर है निर्भर होती है तापमान के डिफरेंस के ऊपर। कि जैसे हमारी कोई हीट है, ठीक है, जैसे कोई एक बॉडी है, बॉडी ए है, ठीक है, ये कोई बॉडी ए है, इस बॉडी ए से बॉडी बी तक जो ऊष्मा बह रही है वो किस वजह से बह रही है, वो इस वजह से बह रही है क्योंकि इनके तापमान के बीच में क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब हो सकता है इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे हो और दूसरे वाले का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो जिसके कारण क्या होगा, ए से लेकर बी तक गर्मी अपने आप ट्रांसफर होगी, ठीक है। अगर ये कनेक्टेड है तो ये जो गर्मी है वो ए से बी तक ट्रांसफर होगी, क्यों, क्योंकि तापमान में डिफरेंस है, ठीक है। अगर वहीं इनका तापमान सेम होता तो कोई गर्मी ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। यही होता है तापमान के प्रवाह का दर जो निर्भर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वाला नहीं है, अगला क्वेश्चन। द लाइट वेव इज, प्रकाश तरंग है, किस तरह की तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, नॉन ट्रांसमिटेड वेव है, गैर संचरित वेव है, ट्रांसवर्स वेव है यानी कि अनुप्रस्थ तरंग है, या इनमें से कोई नहीं जी। राखी वर्मा चलो कोई ना बच्चे, इट्स ओके। चलो प्रकाश तरंग, बच्चे बताइए, प्रकाश तरंग जो होती है हमारी वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो प्रकाश तरंग जो होती है हमारी अनुप्रस्थ यानी कि बच्चे ट्रांसवर्स वेव होती है। अनुप्रस्थ वेव यानी कि या फिर ट्रांसवर्स वेव किसे कहेंगे, वो बच्चे इस तरह की वेव होती है कि इनका बहने का, ठीक है, जैसे ये जो वेव जा रही है वो इनकी डायरेक्शन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इनकी मूवमेंट कैसे होती है, इनकी मूवमेंट होती है ऊपर नीचे, यानी कि तरंग इनके जो पार्टिकल होंगे वो ऊपर नीचे चलेंगे, लेकिन इनके जाने का रास्ता कहाँ है, जाना तो इनको सीधा है ना, तो चलेंगे कहाँ पे, इनकी मूवमेंट हो रही है ऐसे, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, तो इसलिए ये ट्रांसवर्स वेव कहलाती है, ठीक है, इसलिए ये ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 100 वाट बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स देन द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक उपयोग किया जाता है तो बिजली की खपत होती है, कितनी खपत होती है जी बच्चे, 0.1 इकाई, 1 इकाई, 10 यूनिट या फिर 100 यूनिट, कितने यूनिट के बराबर होती है, ये तू सो जा, ठीक है, क्लास मेरी पूरी दिन चलेगी, ठीक है, सो जा तू, उठ जाइयो, मैं उठा दूंगी, ठीक है, अलार्म लगा दूंगी, फिर चलेगा, सही है ना,
नींद आ रही है। चलो, तो अपने को पावर दे रखी है, ठीक है, पावर कितनी दे रखी है 100 वाट। अगर इसको किलो वाट में निकालूंगी तो डिवाइड बाय 1000 कर दो तो कितना आ जाएगा 0.1 किलो वाट, करेक्ट। तो अपने को निकालना है, क्या निकालना है, कंजप्शन निकालना है कि बिजली कितनी खपत होती है। बिजली खपत निकालने के लिए पावर को समय से, टाइम से गुना करना पड़ता है। कितना टाइम है 10 आवर्स है, 10 आवर्स दे रखा है। तो बच्चे अब अगर अपने को खपत निकालनी है, खपत निकालने के लिए पावर को टाइम से गुना करो। पावर कितनी है 0.1 और टाइम कितना है 10। 0.1 को 10 से गुना करोगे आ जाएगा आंसर 1, एक इकाई, एक इकाई है सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है राखी गुस्से में होगी अब कोई कुछ और बोले राखी मारेगी मुंह पे चलो शांति शांति। चलो अगला क्वेश्चन जी, व्हेन करंट फ्लोज इन ए सोलेनॉइड इट बिहेव्स एज अ, व्हेन परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह किस प्रकार से व्यवहार करती है। न्यूट्रल वायर यानी कि तटस्थ वायर, या फिर बार मैग्नेट चुंबक की पट्टी की तरह, अल्फा रे अल्फा किरण की तरह, डायमैग्नेटिक यानी भी प्रति चुंबकीय की तरह, किसकी तरह व्यवहार करती है जी बच्चे। अमन बच्चे हम हरियाणा से है, हरियाणा हिसार से है, ठीक है। अच्छा देखो, जब एक सोलेनॉइड क्या होता है, देखो अगर तुम्हारे पास क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई लोहे का है, कुछ गोल गोल सिलेंडर सा है, लोहे का है, ठीक है। उसके आसपास क्या कर दो, उसके आसपास तुम ना तार, जो इलेक्ट्रिक वायर होती है ना तार, वो ऐसे घुमा दो, गोल गोल घुमा दो, ठीक है। ये क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया सोलेनॉइड बन गया, ठीक है। अब सोलेनॉइड क्या होता है, इसको ना तुम क्या करो बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही तुम बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ही तुम बैटरी से कनेक्ट करोगे जैसे ही तुम इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्या होएगा, तो बैटरी से कनेक्ट करते ही ये सोलेनॉइड जो है ये बार मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। बार मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, यानी कि इसमें से हमारी मैग्नेटिक वेव्स बह रही है, ठीक है। इसमें से क्या हो रही है, मैग्नेटिक वेव्स बह रही है, चुंबक की पट्टी की तरह बिहेव करने लग जाता है, करेक्ट, चुंबक की पट्टी की तरह बिहेव करता है। अच्छा, हमारी चुंबक की पट्टी कहाँ से लेकर कहाँ तक बहती है, ये नॉर्थ से निकलती है और साउथ में खत्म होती है, ठीक है। यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। चलो, चुंबक की पट्टी की तरह। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। दबाव बढ़ने से पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। कम हो जाती है, बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं है, इनमें से कोई नहीं। दबाव बढ़ने पर क्या होता है, चलो तो बच्चे दबाव बढ़ने पर क्या होता है, पानी के इफेक्ट क्या होता है, दबाव बढ़ने पर पानी पे इफेक्ट होता है कि क्वथनांक पे इफेक्ट होता है कि वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा दबाव बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, लेकिन अगर दबाव कम होएगा तो क्वथनांक भी कम होएगा, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, इंक्रीज होता है। समझ में आ गया। चलो, तो बच्चे अब हमारे एग्जैक्टली साइंस के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम लोगों ने साइंस ख़त्म कर दी है, ठीक है। हैप्पी हो।